जय हिंद। कच्चाथीवू आइलैंड डिस्कशन में है, न्यूज़ में है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्विटर पे एक्स पे पोस्ट किया और लिखा न्यू फैक्ट्स रिवील हाउ कांग्रेस गेव अवे कच्चाथीवू एंड दिस हैज़ एंगर्ड एवरी इंडियन। ये जो कच्चाथीवू आइलैंड है ये बेहद छोटा सा टाइनी सा आइलैंड है, इनफैक्ट अनइनहेबिटेटेड आइलैंड है, कोई रहता नहीं है इस पर। लेकिन तमिलनाडु की स्टेट पॉलिटिक्स में ये खूब डिस्कशन में रहता है, खूब चर्चा में रहता है। बट इस बार क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके रिगार्डिंग पोस्ट किया है तो ये नेशनल लेवल पर भी डिस्कशन में आ गया है। और टाइटल क्या है आर्टिकल का? आर्टिकल का टाइटल है डिड कांग्रेस गिव अवे कच्चाथीवू आइलैंड टू श्रीलंका। पूरी कहानी क्या है, कांग्रेस का क्या रोल है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, एक तो अपन बात करेंगे लोकेशन ऑफ कच्चाथीवू के बारे में। यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लोकेशन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ये न्यूज़ में है, डिस्कशन में है। दूसरा हम बात करेंगे हैबिटेशन स्टेटस के बारे में, कौन लोग रहते हैं इस आइलैंड पे, रहते भी हैं या नहीं रहते हैं, वो पूरा देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ द आइलैंड क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की डेट में इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा एग्रीमेंट है इस कच्चाथीवू आइलैंड के रिगार्डिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका की हिस्ट्री में एक बहुत लंबे टाइम तक चला है सिविल वॉर, इस सिविल वॉर का क्या इम्पैक्ट रहा है कच्चाथीवू आइलैंड पे, इस सिविल वॉर का क्या इम्पैक्ट रहा है इस एग्रीमेंट के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। आइलैंड को लेके तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है, यूनियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो लोकेशन ऑफ कच्चाथीवू आइलैंड, और लोकेशन बड़ा सिंपल, ये है इंडिया का बॉर्डर और ये है श्रीलंका का बॉर्डर, और बीच में पड़ता है पाल्क स्ट्रेट। अपन ने सुना है, अपन ने पढ़ा होगा। इस पाल्क स्ट्रेट में कहीं छोटा सा लाई करता है कच्चाथीवू आइलैंड। बेहद टाइनी सा आइलैंड है, सिर्फ 285 एकड़ में लाई करता है कच्चाथीवू आइलैंड। लोकेशन कहाँ है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पाल्क स्ट्रेट है, उस पाल्क स्ट्रेट में कहीं लाई करता है कच्चाथीवू आइलैंड। इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 1.6 किलोमीटर, और इसका जो ब्रॉडेस्ट पॉइंट है वो है सिर्फ 300 मीटर। तो आप समझ सकते हो कि कितना छोटा सा, कितना टाइनी सा आइलैंड है। कहाँ लाई करता है? पाल्क स्ट्रेट में लाई करता है। कितने एकड़ का है? सिर्फ 285 एकड़ का है। अगर लोकेशन पे और प्रिसाइजली बात करें तो इंडिया का जो रामेश्वरम है, उस रामेश्वरम के नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है कच्चाथीवू आइलैंड। इट लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम, अबाउट 33 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन कोस्ट। श्रीलंका का जो जाफना है, उस जाफना के साउथ वेस्ट में लाई करता है कच्चाथीवू आइलैंड, अबाउट 62 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ जाफना। और श्रीलंका का जो डेल्थ आइलैंड है, उस डेल्थ आइलैंड के 24 किलोमीटर दूर लाई करता है कच्चाथीवू आइलैंड। बहुत सिंपल, सिर्फ 285 एकड़ का टाइनी सा आइलैंड है। रामेश्वरम के नॉर्थ ईस्ट में है, जाफना के साउथ वेस्ट में है। ये हो गई लोकेशन की बात। इसके बाद बात आती है हैबिटेशन स्टेटस, और इस पूरे आइलैंड पे सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है। क्या है इस पूरे आइलैंड पे एक स्ट्रक्चर? सेंट एंथोनीज चर्च। ये जो सेंट एंथोनीज चर्च है ये अर्ली 20th सेंचुरी में बनी हुई चर्च है और कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करती है। और इस सेंट एंथोनीज चर्च के लिए होता है एनुअल फेस्टिवल। इस एनुअल फेस्टिवल में इंडिया से और श्रीलंका दोनों ही कंट्रीज से क्रिश्चियन प्रीस्ट आते हैं, दोनों ही कंट्रीज से डिवोटीज आते हैं और इस एनुअल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। 2023 में भी लगभग 2500 इंडियंस जो हैं वो रामेश्वरम से गए इस सेंट एंथोनीज चर्च के एनुअल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए। बाकी ये जो कच्चाथीवू आइलैंड है इज नॉट सूटेड फॉर परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑन द आइलैंड। ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, इसलिए परमानेंट सेटलमेंट के लिए ये जो कच्चाथीवू आइलैंड है ये सूटेड नहीं है। फिर हिस्ट्री ऑफ द आइलैंड क्या है? बहुत रीसेंट 14th सेंचुरी के वॉल्केनिक इरप्शन का रिजल्ट है ये कच्चाथीवू आइलैंड। मतलब अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे देखें तो बहुत रीसेंट है इसका फॉर्मेशन। अर्ली मेडिवल पीरियड में ये कंट्रोल में रहा श्रीलंका के जाफना किंगडम के कंट्रोल में। ये जो एरिया है ये जाफना किंगडम के कंट्रोल में हुआ करता था, और इस जाफना किंगडम के ही कंट्रोल में हुआ करता था कच्चाथीवू आइलैंड मेडिवल टाइम्स में। 17th सेंचुरी में इसका जो कंट्रोल है वो रामनाथपुरम, ये जो एरिया है इंडिया में रामनाथपुरम, उसके रामनद जमींदारी सिस्टम के अंडर आ गया।
मतलब अर्ली मेडिवल पीरियड में तो श्रीलंका के जाफना किंगडम के कंट्रोल में था। 17th सेंचुरी में रामनाथपुरम के रामनद जमींदारी के सिस्टम के कंट्रोल में आ गया। फिर जब ब्रिटिश एरा आया तो ये जो कच्चाथीवू आइलैंड है ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर में होता था, उनके कंट्रोल में होता था। और 1921 के आसपास इंडिया और श्रीलंका, जो कि दोनों ही ब्रिटिश की कॉलोनीज हुआ करते थे, ये दोनों ही डिमांड करने लगे कच्चाथीवू आइलैंड को। ये जो कच्चाथीवू आइलैंड है इस पर कोई रहता नहीं है, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो इसका इंपॉर्टेंस है, वो है कि इसके अराउंड जो है वो वाटर्स हैं, और इन वाटर्स में जो भी ओशन रिसोर्सेज हैं, जो भी फिशिंग वगैरह के रिसोर्सेज हैं, उन पे किसका क्लेम हो, इसीलिए पूरी लड़ाई चल रही है। तो 1921 से ही इंडिया भी इसको क्लेम कर रहा था, श्रीलंका भी इसको क्लेम कर रहा था, लेकिन ये डिस्प्यूट सेटल नहीं हो पाया। और ये जो डिस्प्यूट है ये 1974 तक कंटिन्यूड रहा। देखो अभी तक अपन ने क्या बात करी है, एक तो लोकेशन की बात करी, तो लोकेशन कहाँ है इसकी, ये लाई करता है पाल्क स्ट्रेट में। बड़ा सिंपल, कहाँ लाई करता है, पाल्क स्ट्रेट में लाई करता है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, इट इज़ नॉट सूटेड फॉर परमानेंट सेटलमेंट बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इस पे एक ही स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर का नाम क्या है, सेंट एंथोनीज चर्च है। इसके अलावा ये वॉल्केनिक इरप्शन का रिजल्ट है। 14th सेंचुरी में जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ उसकी वजह से फॉर्म हुआ कच्चाथीवू आइलैंड। मेडिवल टाइम्स में इस पे कंट्रोल हुआ करता था श्रीलंका के जाफना किंगडम का। 17th सेंचुरी में इस पे कंट्रोल हुआ करता था रामनद जमींदारी का। फिर ब्रिटिश एरा के टाइम पे इस पे कंट्रोल रहा या ये पार्ट रहा मद्रास प्रेसिडेंसी का। 1921 से इंडिया और श्रीलंका दोनों ही इसको क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिस्प्यूट है ये कंटिन्यूड रहा और ये कंटिन्यूड रहा टिल 1974। फिर फाइनली 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, मैडम इंदिरा गांधी ने कोशिश करना शुरू किया कि किसी भी तरीके से इंडिया और श्रीलंका के बीच में जितने भी मैरीटाइम बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल कर दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए। और एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसको बुलाया जाता है इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कौन सा है, इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट के थ्रू इंदिरा गांधी ने बोला कि हम कच्चाथीवू आइलैंड को दे रहे हैं श्रीलंका को। डिस्प्यूट कैसे भी सेटल हो, शायद उस टाइम पे मैडम इंदिरा गांधी को ये लगा होगा कि आइलैंड की उतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक वैल्यू है नहीं और श्रीलंका हमारा बहुत करीबी पड़ोसी देश है, तो उसके साथ में हमारे जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, वो अच्छे बने रहने चाहिए। और शायद इस सोच के साथ में इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट के तहत इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने श्रीलंका को दे दिया कच्चाथीवू आइलैंड। एक चीज और, इस एग्रीमेंट में इंडियन फिशरमैन वर स्टिल अलाउड टू एक्सेस द कच्चाथीवू। मतलब एग्रीमेंट के तहत ये भी कहा गया कि सब आइलैंड है तो श्रीलंका का, लेकिन जो इंडिया के फिशरमैन हैं वो भी कच्चाथीवू आइलैंड को एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन उनको फिशिंग राइट्स होंगे या नहीं होंगे, ये जो इश्यू है ये एग्रीमेंट में अनआंसर्ड रह गया और इसी की वजह से पूरे डिस्प्यूट की शुरुआत हुई। श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि इंडियन फिशरमैन जो हैं वो कच्चाथीवू आइलैंड को एक्सेस कर सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि वो कच्चाथीवू आइलैंड पे आके रेस्ट कर सकते हैं, अपने नेट्स को सुखा सकते हैं, जो कैथोलिक श्राइन है वहाँ पे 20th सेंचुरी का, उसको विजिट कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन फिशरमैन जो हैं वहाँ पे फिशिंग भी कर सकते हैं। अब कोई भी फिशरमैन रेस्ट करने के लिए तो कच्चाथीवू आइलैंड पे जाएगा नहीं, अपने नेट को सुखाने के लिए तो कच्चाथीवू आइलैंड पे जाएगा नहीं, वो तो जाएगा फिशिंग करने के लिए। और फिशिंग राइट्स जो हैं उनको श्रीलंका गवर्नमेंट जो है वो मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रही है कि नहीं, एग्रीमेंट में जो लिखा गया है उसका मतलब सिर्फ है रेस्ट करना, नेट्स को सुखाना और कैथोलिक श्राइन को विजिट करना। फिर एक और एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और श्रीलंका के बीच में इन 1976, और इस 1976 के एग्रीमेंट के थ्रू बोथ कंट्रीज वर बेयर्ड फ्रॉम फिशिंग इन दी अदर्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, बड़ा सिंपल ज्योग्राफी का टॉपिक है। फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री है, ले लेते हैं इंडिया। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है उससे ओशन में एंटर करना शुरू करो और 200 नॉटिकल माइल तक अंदर जाओ। 200 नॉटिकल माइल का जो डिवीजन है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले जो 12 नॉटिकल माइल्स हैं, वो पहले 12 नॉटिकल माइल का जो डिस्टेंस है उसे बुलाया जाता है टेरिटोरियल सी। पहले 12 नॉटिकल माइल तक होता है टेरिटोरियल सी। अगले जो 12 नॉटिकल माइल हैं उसको बुलाया जाता है कॉन्टिग्यूअस जोन। पहले 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी, अगला 12 नॉटिकल माइल कॉन्टिग्यूअस जोन। और ये जो कॉन्टिग्यूअस जोन वाले 12 नॉटिकल माइल से लेके 200 नॉटिकल माइल तक कहलाता है
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद होता है हाई सी। ये आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में या आप पढ़ोगे। तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 1976 के एग्रीमेंट के थ्रू ये कहा गया कि इंडिया और श्रीलंका दोनों ही एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाके फिशिंग नहीं करेंगे। लेकिन कच्चाथीवू आइलैंड की जो लोकेशन है वो कुछ ऐसी है कि ये दोनों कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के एज पे लाई करता है। तो क्योंकि इसकी लोकेशन इस तरीके से है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के एज पे लाई करता है, तो एग्जैक्टली ये भी पता नहीं चल पाया कि ये किसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है। और इसकी वजह से इस कच्चाथीवू आइलैंड में कौन फिशिंग करेगा, कौन फिशिंग नहीं करेगा, इंडियंस फिशिंग करेंगे या श्रीलंकन्स फिशिंग करेंगे, वो अभी भी अनआंसर्ड रह गया। देखो एग्रीमेंट कौन सा है जिसके थ्रू इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दिया था कच्चाथीवू आइलैंड। उस एग्रीमेंट का नाम है इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है इसमें यह जरूर लिखा गया था कि इंडियन फिशरमैन आर अलाउड टू एक्सेस द कच्चाथीवू आइलैंड। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ये कहती है कि इंडियन फिशरमैन एक्सेस कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो कच्चाथीवू पे आके रेस्ट कर सकते हैं, अपने नेट्स को सुखा सकते हैं और वहाँ पे जो कैथोलिक श्राइन है, जो चर्च है, उसको विजिट कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं। और यही पूरे विवाद की जड़ है। 1976 में जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके थ्रू दोनों कंट्रीज ने बोला कि वो एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाके फिशिंग नहीं करेंगे, ये एग्रीमेंट भी काम नहीं आया बिकॉज कच्चाथीवू जो है वो दोनों ही कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के एज पे लाई करता है। तो उस एग्रीमेंट से भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर श्रीलंका में बहुत लंबे टाइम तक चला सिविल वॉर। इस सिविल वॉर का क्या इम्पैक्ट रहा है? 1983 से लेकर 2009 तक श्रीलंका में चला है सिविल वॉर। LTTE एक ग्रुप हुआ करता था जिसके साथ में खूब सिविल वॉर चलाए, रिवोल्ट चलाए, और इसकी वजह से श्रीलंका की जो नेवी है वो अपने घरेलू सिविल वॉर में ज़्यादा इन्वॉल्व रही। उसका बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था कच्चाथीवू आइलैंड पे, उसका बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था कि इंडिया के फिशरमैन कच्चाथीवू आइलैंड पे आके फिशिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब सिविल वॉर ख़त्म हुआ 2009 में, तो एक ड्रामेटिक शिफ्ट देखने को मिला। वॉर खत्म होते ही श्रीलंका ने एक बार फिर से अपने मैरीटाइम डिफेंसेस को बीफ करना शुरू किया, नेवी को वापस से बॉर्डर पर प्लेस करना शुरू किया। और ये जो नेवी है ये अब टारगेट करने लगी इंडियन फिशरमैन को। जो भी इंडियन फिशरमैन इंडिया की साइड से जाते थे कच्चाथीवू आइलैंड पे फिशिंग करने के लिए, उसके आसपास फिशिंग करने के लिए, उन लोगों को ये जो श्रीलंका की नेवी थी ये कैप्चर कर लेती थी, पकड़ लेती थी, इनको टॉर्चर करती थी, अरेस्ट करती थी। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता था। और ये अब तक ऐसा ही चल रहा है। और इसी वजह से जो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट है, जो तमिलनाडु के फिशरमैन लोग हैं, वो इस कच्चाथीवू आइलैंड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये कहते हैं कि भाई साहब ये जो कच्चाथीवू आइलैंड है ये राइटफुली तो हमारा है। हमारी जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है उसने अपनी मर्जी से हमसे पूछे बिना इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया। राइटफुली तो ये आइलैंड हमारा है, राइटफुली तो इस पर जो फिशिंग राइट्स हैं वो हमारे हैं। और यही पूरी लड़ाई है। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है? तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि सेंटर ने ये जो कच्चाथीवू आइलैंड है इसको श्रीलंका को दे दिया था विदाउट कंसल्टिंग दी तमिलनाडु स्टेट असेंबली, कि हमारी स्टेट की असेंबली से पूछे बिना ही श्रीलंका को दे दिया गया था कच्चाथीवू आइलैंड। और इसके अगेंस्ट में, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में खूब सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे। 1991 में जब श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था और इंडिया ने इंटरवीन किया था श्रीलंका के सिविल वॉर को ख़त्म करने के लिए, तब भी तमिलनाडु की असेंबली ने कहा था कि भाई साहब एक बार फिर से कच्चाथीवू आइलैंड की बातचीत कर लो और ये जो तमिलनाडु के फिशरमैन हैं उनके फिशिंग राइट्स को रिस्टोर करने की बातचीत कर लो। हमारा इन्फ्लुएंस है, हमारी चल रही है, तो क्यों ना हमारे जो फिशरमैन हैं उनके फिशिंग राइट्स को रिस्टोर कर लिया जाए इन द कच्चाथीवू आइलैंड। 2008 में AIADMK की जो हेड हुआ करती थी जयललिता, जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, अब तो खैर एक्सपायर हो गई, उन्होंने कोर्ट में एक पेटिशन दी और पेटिशन देके कहा कि कच्चाथीवू कुड नॉट बी सीडेड टू अनदर कंट्री विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इन्होंने कहा कि कच्चाथीवू को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए बिना किसी दूसरी कंट्री को दिया ही नहीं जा सकता। तो ये जो दिया गया है श्रीलंका को कच्चाथीवू आइलैंड, ये गलत दिया गया है, सुनवाई करो। जब ये चीफ मिनिस्टर बनी 2011 में, तो इन्होंने स्टेट असेंबली में एक रेजोल्यूशन मूव किया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने दोबारा बोला, दोबारा से पेटिशन फाइल करी
और इन्होंने बोला कि हमारे जो इंडियन फिशरमैन हैं उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, प्लीज़ सुनवाई करो जल्दी से जल्दी कि कच्चा थीवू को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए बिना दिया ही नहीं जा सकता और इसको जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। इनफैक्ट लास्ट ईयर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक लेटर लिखा। जब श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर इंडिया को विजिट करने वाले थे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे M.K. स्टैलिन ने PM मोदी को एक लेटर लिखा और बोला कि प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत है कि वो तमिलनाडु के की इश्यूज़ को भी डिस्कस करें श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के साथ में, और उनमें से एक जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो है कच्चा थीवू का मैटर। फिशिंग राइट्स ऑफ द इंडियन फिशरमैन ऑन द कच्चा थीवू आइलैंड, वो भी एक इंपॉर्टेंट मैटर है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो अपन क्या बात कर रहे हैं, अपन ने बात ये की कि 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो भी मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। इसके रिगार्डिंग एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको बुलाते हैं इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के थ्रू इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने श्रीलंका को दे दिया कच्चा थीवू आइलैंड। लेकिन इस एग्रीमेंट में एक चीज़ लिखी हुई थी कि इंडियन फिशरमैन आर अलाउड टू एक्सेस दी कच्चा थीवू आइलैंड। लेकिन ये जो लाइन लिखी हुई है इसका श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो इंटरप्रिटेशन ये निकालती है कि इसका सीधा सा मतलब है कि इंडियन फिशरमैन जो है वो कच्चा थीवू आइलैंड पे आके रेस्ट कर सकते हैं, अपने नेट्स को सुखा सकते हैं और वहाँ पे जो कैथोलिक श्राइन है उसको विजिट कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। इसका मतलब फिशिंग राइट्स नहीं है, और यही पूरे विवाद की जड़ है कि फिशिंग राइट्स नहीं दे रहे हैं। इंडियन फिशरमैन ये चाहता है, तमिलनाडु की स्टेट पॉलिटिक्स में डिबेट है, डिस्कशन है कि कच्चा थीवू आइलैंड पे फिशिंग राइट्स मिलने चाहिए इंडियन फिशरमैन को, और क्योंकि फिशरमैन को श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो फिशिंग राइट्स नहीं दे रही है, तो जब भी कोई इंडियन फिशरमैन वहाँ पे जाता है तो उस इंडियन फिशरमैन को कैप्चर कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है या मार दिया जाता है, और इसी की वजह से पूरी डिबेट चल रही है। तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट तो बड़ा सिंपली ये कह रही है कि ये जो कच्चा थीवू आइलैंड दिया गया ये तमिलनाडु की स्टेट असेंबली से पूछे बिना दे दिया है, तो ये सही नहीं है। इनफैक्ट खूब सारे प्रोटेस्ट हुए थे उस टाइम पे, और बार बार पिछले कई दौरों से अपन देख रहे हैं कि बोला जा रहा है कि ये जो कच्चा थीवू आइलैंड है ये गलत दिया गया है। जैसे 1991 में मौका मिला था तो तमिलनाडु असेंबली ने फिर से कहा कि यार एक बार कच्चा थीवू आइलैंड के रिगार्डिंग, फिशिंग राइट्स के रिगार्डिंग भी बातचीत कर लो। 2008 में जयललिता जी जो हैं वो कोर्ट पहुंची और उन्होंने बोला कि ये जो कच्चा थीवू आइलैंड है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किए बिना दिया ही नहीं जा सकता। जब वो चीफ मिनिस्टर बनी तो उन्होंने स्टेट असेंबली में एक रेजोल्यूशन मूव किया। लास्ट ईयर ही तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टैलिन, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा और बोला कि कच्चा थीवू आइलैंड का जो मैटर है उसको भी डिस्कस करो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के साथ में। यूनियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? यूनियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो इंदिरा गांधी के टाइम से लेके अब तक सेम ही है, चेंज नहीं हुआ है। आर्ग्यू ये किया जाता है, यूनियन गवर्नमेंट ये कहती है कि नो टेरिटरी बिलोंगिंग टू इंडिया वॉज सीडेड नॉर सोवरेनिटी वॉज रेलिंक्विस्ड। ये कहा जाता है कि ये जो कच्चा थीवू आइलैंड है ये तो पहले से ही डिस्प्यूटेड था, तो कोई भी ऐसी टेरिटरी जो इंडिया को बिलोंग करती थी वो नहीं दी गई है, कोई भी हमारा जो जिस पे सोवरेन राइट था वो टेरिटरी नहीं दी गई है। इनफैक्ट तमिलनाडु की जो बीजेपी यूनिट है वो खूब शोर शराबा करती है इस कच्चा थीवू आइलैंड को लेकर, खूब बातचीत करती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गवर्नमेंट है सेंटर में उसने भी बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है इस कच्चा थीवू आइलैंड को लेकर। उनका भी जो स्टैंड है वो सेम वही है जो सदियों से चला आ रहा है। इनफैक्ट 2014 में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने यह कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि कच्चा थीवू वेंट टू श्रीलंका बाय एन एग्रीमेंट इन 1974। हाउ कैन इट बी टेकन बैक टुडे? इफ यू वांट कच्चा थीवू बैक यू विल हैव टू गो टू वॉर टू गेट इट बैक। कि ये जो कच्चा थीवू आइलैंड है वो श्रीलंका को दिया गया था बाय एन एग्रीमेंट इन 1974। अब इसको वापस कैसे ले सकते हैं हम? अगर अब इसे हमें वापस लेना है तो हमें श्रीलंका के साथ में वॉर करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि अब जो दे दिया है आइलैंड तो दे दिया है, अब इसको वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन पॉलिटिक्स है, खूब सारे डिबेट डिस्कशन चलते हैं, जब जिसकी सरकार होती है उसके हिसाब से आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। आगे फ्यूचर में क्या होगा वो अपन देखेंगे। आज का डिस्कशन यहाँ खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।